हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आरएस 2021 की टॉपर कौशल्या बिश्नोई जी। इन्होंने रैंक 32 हासिल की है इस बार आरएस 2021 के अंदर। स्वागत है मैम आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। आज आपको मैम की जर्नी के बारे में बताएंगे, हम उनकी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे और आपको पता चलेगा इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, और ये आपको कुछ टिप्स देंगे और इन्होंने कौन सी मिस्टेक की वो भी बताएंगे, ताकि वो आपको नहीं करनी है इसलिए बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैम ने अपनी अमेरिका की पढ़ाई छोड़कर, इनके पास ऑप्शन था कि ये अमेरिका जाके अपनी मास्टर्स की डिग्री करके वहां जॉब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो छोड़कर आरएस जैसे बड़े एग्जाम को चुना उसके ऊपर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बाकी की डिटेल्स मैम बताएंगी। स्टार्ट करते हैं मैम के इंट्रोडक्शन से, प्लीज मैम। जी, मेरा नाम कौशल्या बिश्नोई है। मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और इसमें मैंने 32 रैंक सिक्योर की है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरी मिडिल क्लास फैमिली है, अपना बिजनेस करती है। और अपना बिजनेस करती है, जी। ओके। आपने थोड़ा अपनी उस चीज के बारे में बताया कि आप अमेरिका में मास्टर्स करने जा रहे थे, जी। तो किस फील्ड में करने जा रहे थे, और जी। आपने वो छोड़ के आरएस जैसे बड़े एग्जाम को चुना, तो क्या रीजन रहा? जी, मैंने राइट आफ्टर कॉलेज मेरा पहले यही प्लानिंग थी कि मैं 2018 में जीआरई का एग्ज़ाम लूँगी और वहाँ मास्टर्स करूँगी, और वो मेरे लिए काफ़ी इजी भी होता है क्योंकि मेरा सीजीपीए भी 9.1 था कॉलेज में। मैंने अपने थर्ड ईयर में 2.5 महीने अमेरिका में इंटर्नशिप भी की थी, तो मैं वहाँ के एकेडमिक जो उनका एटमॉस्फेयर है उससे मैं पूरा अवेयर थी, और मेरी यही प्लानिंग थी, इसलिए मैंने यहाँ प्लेसमेंट नहीं लिया था कि मुझे यूएस जाना है। लेकिन फिर घर पर जब दादाजी ने ये मेरा करियर ऑप्शन सुना तो उन्हें थोड़ा कम पसंद आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो, और उसके लिए इंडिया में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ट्राई कर सकते हो। पूरी लाइफ किसी और देश में काम करना और अपना टैलेंट आप यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वाई अमेरिका। तो मैं भी उनकी बात से कन्विंस हुई। उन्होंने कहा उसे आप एज ए बैकअप रखो, अगर इंडिया में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो तो आप वहाँ जा सकते हो, तो पहले यहीं ट्राई करो। तो फिर मैंने आरपीएससी और यूपीएससी को 2018 में देने का डिसाइड किया। ओके मैम, दैट्स गुड। अब आप अपना थोड़ा स्कूलिंग बैकग्राउंड और कॉलेज बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने फिर जैसे कहा कि आप अमेरिका में इंटर्नशिप किए 2.5 महीने की, जी। तो आप कौन से फील्ड से हैं? जी, सर मैंने अपनी 10th स्कूल तो बीकानेर सोफिया से कंप्लीट की है। फिर मैंने अपनी 12th है वो सेंट जेवियर्स जयपुर से कंप्लीट की है। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग है मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, वहाँ से कंप्लीट की है। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद इंटर्नशिप तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होते हैं, वहाँ पे जो नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ है यूएस में, तो उनका कोई प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में 2.5 महीने की इंटर्नशिप की थी। ओके। और उसके बाद अब अगर मैं वहाँ बाहर जाती तो अकॉर्डिंगली मैं फील्ड्स को की एनालाइज करके फिर शायद अभी जो बूमिंग इंडस्ट्रीज है, मशीन लर्निंग या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इनमें कुछ करती। ओके, आपके दादा ने कहा कि पहले आप इसे चूज करें, जी। और अगर आपका इसमें नहीं होता है तो एज ए बैकअप प्लान उसे रखें, है ना? जी। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि आरएस जैसे बड़े एग्जाम जो सिविल सर्विसेज हैं, इनमें आने से पहले आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पहले ले लिया बैकअप प्लान। सब मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जो मेंटल कंफर्ट है वो थ्रू आउट रहता है। आप कभी भी एग्जाम के प्रेशर में नहीं आते। और सब मेरे केस में तो पहला मेरा यूपीएससी नंबर 1 प्लान हो गया, फिर आरपीएससी नंबर 2 हो गया, फिर यूएस नंबर 3 हो गया। तो मेरे पास तो बहुत सारे प्लान। यानी आपने यूपीएससी के लिए ट्राई किया है? जी, मैं अभी भी के प्रयासरत हूँ। तो अभी तक आपने कितने कितने अटेम्प्ट दे दिए उसके? मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, पर अभी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार भी नहीं, क्योंकि आरपीएससी और यूपीएससी की साइकिल काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अब इस बार मैं अपना 4th अटेम्प्ट दूंगी। इस बार आपका पूरा फोकस उसी पे है? जी बिल्कुल, इस बार तो फिर आप को जो एसडीएम पोस्ट मिलने वाली है, आप वो ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, उसकी ट्रेनिंग आएगी तो वो तो मैं ज्वाइन करूंगी। ओके। आप अपनी जो आरएस की जर्नी है उसको एक तरह से थोड़ा एक्सप्लोर करें कि आपको रिसोर्सेज के बारे में कहाँ से पता लगा। जी। और क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस है, 28 सब्जेक्ट बोला जाता है, तो कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब के लिए आपको पता कहाँ से लगा और आपने कैसे पढ़ा? सर 2018 में मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी दिल्ली में, वाजीरामन रवि से।
तो वहाँ मैंने कोचिंग में कर रही थी और यहाँ 2018 में फॉर्म आया था आरपीएससी का, तो वो मैंने फॉर्म फिल किया था प्री का। तो प्री के लिए मैंने बस यहाँ जयपुर आके एग्ज़ाम दे दिया था। वो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही थी उसी के बेसिस पे 2 दिन पहले मैं जयपुर आई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो 2 दिन पहले मैंने जो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे है बस वो पढ़ ली थी जितना भी मैं कर पाई। तो इससे मेरा आरपीएससी का प्री हो गया। प्री होने के बाद प्री का रिजल्ट आते आते अक्टूबर हो गया था। फिर था कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो मैंने आई डिसाइडेड कि मैं दिसंबर में तो 1-1.5 महीने बाद तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने कहा स्किप करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते नेक्स्ट ईयर जून 2019 में चला गया। पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ दिसंबर से जनवरी एंड तक। आरपीएससी का या यूपीएससी का? सर आरपीएससी का, आरपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम, मेंस का आरएस 2018 का। फिर वो पहले जनवरी तक पोस्टपोन हुआ, फिर वो जून तक पोस्टपोन हो गया। जब जून तक पोस्टपोन हुआ तब मैं फेब एंड या मिड ऐसे जयपुर आई कि अब मुझे आरएस का मींस देना है, और मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी उसकी मींस टेस्ट सीरीज शुरू की। और वहीं पे जैसे कोचिंग की जो फैकल्टी है उनसे थोड़ा जाना, थोड़ा बहुत जैसे फोटो स्टार्ट वाली शॉप होती है उनसे नोट्स लाने जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। तो मैं उनसे भी पूछते रहती थी यहाँ कौन से बुक है, कौन से नोट्स है, दूसरे बच्चे क्या पढ़ते हैं, आपसे क्या लेके जाते हैं। फिर लकीली मुझे महीने भर बाद मेरी फ्रेंड है दीपशिका, जो मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो मुझे यहाँ मिल गई स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज में, और इस बार उनका सिलेक्शन हो गया है रैंक 13 के साथ। जी जी। फिर उन्होंने मुझे थ्रू आउट, फिर मेरा कोई भी डाउट होता था वो मैं उनसे पूछ लेती थी कि ये कहाँ से करना है, क्या करना है। तो उसके बाद में ये जर्नी स्मूथ हो गई कि मुझे गाइडेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। फिर दीपशिका बता देती थी जो भी मेरे डाउट्स थे, क्योंकि उसने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग ली थी, तो शी ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, सो इट वाज वेरी इजियर फॉर मी टू। तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को इसलिए चूज किया कि ओनली आंसर राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज? जी जी, Okay. टेस्ट सीरीज के लिए चूज किया था बस। तो आपने मतलब फरवरी में आके कर दिया था, आते ही स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी, फेब 10 का कुछ उनका शुरू हुआ था। मैं 10-1 दिन लेट थी, तो मैंने फेब मिड अराउंड, मतलब मिड के बाद मैंने शुरू कर दी थी टेस्ट सीरीज। ओके, यानी कि एग्जाम से 4-5 महीने पहले? हाँ 4 महीने पहले, 4 महीने पहले, है ना? ओके, सो आपने फिर कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ में उसको कवर किया? जी, तो फिर मैंने यही था मेरा कि हाथ में हार्डली जो भी 3.5-4 महीने हैं उन्हीं में तो मुझे पूरा कोर्स करना है और फिर उसी की टेस्ट सीरीज देनी है। तो मैंने एक बार सारे जो भी नोट्स है, बुक्स है, जैसे मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स को यूज़ किया था, और जो थोड़े बहुत जो गैप्स थे वो मैंने स्प्रिंग बोर्ड की, मेरे पास टेस्ट सीरीज थी, और दीपशिका और से मैं पूछ लेती थी कोई है टॉपिक तो मैं ये कहाँ से कर सकती हूँ। जैसे हिंदी में बुक होती है ना, हिंदी ग्रामर के लिए अलग से, तो वो मैंने रेफर की थी, और बस इन्हीं सब से हो गया था मोस्टली। तो थोड़ा बहुत कोई बुक से कोई टॉपिक है देखना पड़े तो वो मैं एनसीईआरटी से देख लेती थी। ओके। और मैम एक चीज होती है, जैसा कि आपने बोला आंसर राइटिंग के लिए, यानी जो टेस्ट सीरीज है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो पेड होती है या फिर फ्री होती है? सब पेड होती है। पेड होती है जी। अगर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो अगर जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनकी बुक्स आती है, जैसा पेपर आता है ना सेम, हाँ, उनकी वो पेपर वाइज बुक आती है ना? सर जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो आ रहे हैं इसके खुद के पीवाईक्यूज है वो करे, क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत होते हैं, पूरा पैटर्न फॉलो होता है, और जो कोचिंग्स है इनके पेपर बाहर भी मिलते हैं। बाहर मिलते हैं? हाँ, कि फोटोकॉपी के प्राइस पे, तो आप वहां से ले, किसी भी 1 या 2 अच्छी कोचिंग या पेपर ले, उनको खुद प्रैक्टिस करे, पेयर ग्रुप में चेक करा ले, तो आपको पेड टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करने की ऐसा कोई नीड नहीं है इफ यू वांट टू। ओके। और बस आपका डिसिप्लिन उस लेवल का होना चाहिए कि आप घर पे भी बैठ के अकेले से कर रहे हो। और जब वो फिर वो अगर जो बाहर से लेके अगर उसको वो देते हैं, है ना जी, फिर उसके बाद उसको जैसे मतलब किसी फैकल्टी के पास जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको चेक करवाए? सब वो फ्रेंड सर्कल में भी चेक करवा सकता है, या फिर यहाँ आरएएस में क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं आरपीएससी में वो कॉपीज मिलती है, जैसे मुक्ता राव मैम है, उनकी रैंक बनाई थी, तो उनकी कॉपी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। जी, तो आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हो, उनकी जो आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन है टॉपर्स की वो देख सकते हो, आपकी उनसे कंपेयर करके कि मैं अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करूं और कैसे इसको बेटर करूं, और आप अपने पेयर ग्रुप की हेल्प ले सकते हो। और सर यहाँ जो कोचिंग टेस्ट सीरीज है, वहाँ की जो फैकल्टीज है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, आप उनसे भी हेल्प कर देती है। जी बिल्कुल कर देते हैं सर, आप में वो स्पिरिट होनी चाहिए पढ़ने की,
आपके अराउंड हेल्प आपको बहुत मिल जाएगी। यानी कि अगर किसी का अगर कोई कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है टेस्ट सीरीज में भी, तो वो बाहर से जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो अवेलेबल है उनको यूज करके टेस्ट सीरीज देख के आराम से उनसे, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके चेक करवा सकता है। इतना तो कोऑपरेट सब कर लेते हैं ना? हाँ सर, इतना कोऑपरेट सब करते हैं। और यहाँ जो कोचिंग्स है वो सर जो लेसर प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनकी फी को सब्सिडाइज भी करते हैं। अच्छा, यानी कि मतलब आप कम, जैसे टेस्ट सीरीज है तो उसका आपको बहुत ही कम प्राइस पे वो आपको टेस्ट सीरीज अवेल हो जाएगी अगर आपका बैकग्राउंड के लेसर प्रिविलेज्ड है तो। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं नोट्स और बुक की, है ना? जब आपने मेंस की प्रिपरेशन करी तो आपने जैसा कि बोला कि जो बाहर रिसोर्सेज हैं आपने वो फॉलो किए और साथ ही में आपने बुक्स को भी फॉलो किया, तो उन रिसोर्सेज के अंदर कितने नोट्स थे? मैंने स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स और बुक, हाँ नोट्स जैसे बाहर मिलते थे, और जो एनसीईआरटी से टॉपिक मैच कर लिए। फिर एक सब में कोचिंग टेस्ट सीरीज है, कुछ नोट्स में कम ज्यादा रहा तो उसके नोट्स भी देख लिए। तो यानी आपने नोट्स नहीं बनाए? मैंने सर थ्रू आउट ऐसे कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बस जैसे एथिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या छोटे वाले 6 सब्जेक्ट्स है, उनके मुझे कोचिंग के नोट्स थोड़े लेंदी लगे थे तो मैंने उनको थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया था कि रिवीजन मेरा फास्ट हो जाए। अदरवाइज आज सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे। और सर उन नोट्स को मैंने एक बार सिलेबस को देखते हुए कंपाइल कर लिया, फिर सारे नोट्स को मैं एक ही फोल्डर में, जैसे हिस्ट्री है तो वो सारी एक ही फोल्डर में होगी, उसमें सिलेबस के सारे कीवर्ड्स की आ जाने चाहिए। तो ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट के एक ही जगह नोट्स कर लिए थे। जब मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक को रेफर किया या टेस्ट सीरीज को रेफर किया तो मैं उनको फिल इन करती थी अपने मेन नोट्स को, कि कोई उनका मुझे वहाँ आंसर बहुत अच्छा लगा तो उसको मैंने अपने नोट्स में फिल इन कर लिया। कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है जिसकी मुझे हेल्प लेनी है, फर्दर उसको मुझे याद रखना है, तो मैं उनको वहीं अपने नोट्स में ही बना लेती थी। तो मेरी जो आप नोट्स देखोगे ऐसे मेन नोट्स है और साइड में पूरे वो स्क्रिबल्ड है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम है, तो मैंने उन्हीं को वन सोर्स ऑफ लाइक स्टडी बना रखा। यानी कि आपने ऐसा किया है कि एक नोट्स की कॉपी है, उसमें आपने जो चीज इसमें है अवेलेबल वो यहाँ से पढ़ी, जो इसमें कमी लगी वो आपने बुक में से भी ले ली और टेस्ट सीरीज में से भी ले ली, और जहां जहां से आपको लगा ना कि ये चीज वहां से अवेलेबल है और वहां से वो सही मिल रहा है कंटेंट, तो आपने वो एक जगह कर लिया और फिर एक जगह से पढ़ रहे हैं आप। फाइनली मेरी सोर्स एक ही था, मतलब एक ही कॉपी थी। हाँ, यानी अलग अलग रिसोर्सेज को एक बना दिया आपने। हाँ बिल्कुल, एक बना दिया, है ना? ओके, और आपका डेली रूटीन क्या होता था? आपने ये जो भी नोट्स वगैरह है, बुक्स है, इनको आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले अटेम्प्ट में तो मैं लगभग 3.5 महीने पहले ही जयपुर आई थी। पहली बार ही मैंने उन नोट्स को लिया था, उनको पहली बार ही देखा था, तो उन 3.5 महीनों में तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा मोमेंटम गेन करने में 15-20 दिन लग गए थे। उसके बाद तो 7-8 घंटे ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि टाइम कम था और मुझे पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करके फाइनल तक करना था, तो 7-8 घंटे रोज में पढ़ लेती थी कि। और लकीली मेरे मेंस में मार्क्स भी ठीक ही आ गए थे कि 380 मार्क्स थे। कितने सर? 380। और इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 50 मार्क्स थे, वो कम थे। इंटरव्यू में 50 मार्क्स तो 734 रैंक थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड में मेरे अगेन सर 382.75 मेंस में मार्क्स है और इंटरव्यू में 56 मार्क्स है। 56 मार्क्स, लेकिन रैंक 32 है क्योंकि मार्किंग और वो ना चेंजेस है। अच्छा, ओके। सो क्या रीजन रहा होगा कि आपके उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर उसमें मुझे लगता है इंटरव्यू मार्क्स वो बहुत कम थे मेरे। नहीं, जैसे उसमें 50 थे और सेकंड वाले में 56, तो 6 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन सर वहाँ मेंस में जो पिछली बार के 380 थे ना, तो सर वहाँ पर कट ऑफ 344 था, इस बार मेंस का कट ऑफ 314 है, 314, तो 30 नंबर कम। तो इस बार मेरे मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, तो वो कट ऑफ कम हो गए तो नंबर ज्यादा हो गए। तो ये मेरे पिछली बार के 410 की सॉर्ट ऑफ मार्क्स हो गए। ओके, सो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मैंने अपने फ्रेंड सर्कल की बहुत हेल्प रही मुझे, कि जो पेयर ग्रुप है हम साथ में टॉपिक्स डिस्कस कर लेते थे, जो भी ऑन गोइंग करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लेते थे, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स आती थी उनको एनालाइज करते थे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो अपना डाफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो इंटरव्यू की तो सर के टाइम बहुत मिलता है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया था, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को कवर किया था, चाहे अपनी हॉबी हो चाहे कुछ भी गना के इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है।
सो मैम आपने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दे दिए, उसमें जी। नहीं हुआ, जी और आरएस का भी आपने 1 अटेम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हुआ, फिर सेकंड में हुआ है ना, और अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अब आगे कर रहे हैं ना फर्दर। जी सर। सो वो जो फेलियर है 3 जी से 4 यानी 4 साल लग गए, 4 या 5 साल लग गए होंगे है ना, जी। ज्यादा ही हाँ मान सर, सकते हैं ना, मुझे कॉलेज पास आउट हुए, हाँ 5 साल हो है ना, गए। 5 साल हो गए। तो वो 5 साल के अंदर एक होता है कि अभी तक लाइफ में एक तरह से देखा जाए तो कि कुछ नहीं किया अभी तक, वो एक होता है ना कि अभी फेलियर ही फेलियर आ रहा है, जी फेलियर ही फेलियर आ जी रहा है, जी और अगर इन फ्यूचर आगे भी ऐसा होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो एक जो डिप्रेशन वाला फैक्टर आता जी। है, उससे आप कैसे बाहर कैसे निकले? आ, सर उसमें थोड़ा सा मेरा केस डिफरेंट हो गया कि मुझे यूपीएससी है तो मैं तैयारी को टाइम नहीं मिला या ज़्यादा टाइम डेडिकेट मैंने किया ही नहीं था, तो उन फेलियर्स को तो मैंने फील नहीं किया। अब जैसे तैयारी करके एग्जाम दूंगी, अब अगर फेल हुई तो दैट कुड हिट मी हार्ड की। और आरपीएस ये सर पहले अटेम्प्ट में आ गई थी 734 रैंक पर, रैंक पीछे थी तो दोबारा एग्जाम देना ही था। तो लकीली हमें टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा सोचने का कि रिजल्ट आया फिर प्री हो गया, प्री से मेंस हो गया, मेंस के बाद कि फिर से मेंस क्लियर है तो इंटरव्यू देना है। तो वो डिप्रेसिंग फेज तो आज सच नहीं आया, पर आ जाता है अगर जैसे कोई लंबे टाइम नहीं पास हो रहा हो। सर उसका ये तरीका है, जैसे आप, जैसे मेरी फैमिली है, मुझे हमेशा उनका ये गुरु मंत्र दे रखा था कि आपके साथ अभी अगर फेलियर्स है आप मान के चलो ये फेलियर इसलिए है कि आगे कुछ इससे और अच्छा होना है आपकी लाइफ में। और जिसको मैं शायद मेरे केस में वो सही में हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आरपीएससी में रैंक पीछे आई थी, इस बार सर रैंक अच्छी आ गई तो सीधा ही डिजायरेबल पोस्ट मिल रही है, तो ज़्यादा वो नेगेटिव में था नहीं रिजल्ट। तो सिमिलरली हर किसी को यही सोचना चाहिए, या फिर सर अपने अराउंड इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो अपने एकेडमिक करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन अपनी रेगुलर लाइफ में आज वो पीक पे है। सो मैम आपको ये जो भी सक्सेस मिली है, आप एसडीएम एक तरह से बन गए, तो आपको जो आरएस में सफलता मिली है, आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट अपने दादाजी को दूंगी, जिनकी वजह से मैं इस जर्नी में आई। और थ्रू आउट जो भी दिमाग में डाउट्स आते थे तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज ही वाज इन सोशल सर्विस। फिर मैं अपने पापा को, जो पूरी जर्नी में मेरे मेंटोर थे, मेरे सपोर्टर थे। फिर मैं अपनी मॉम को, मेरी नानी जी को, जो हमेशा कहती थी कि हाँ कि पढ़ना है, मुझे फीलिंग आ रही है कि अच्छा ही होगा, तो दैट लाइक गिव्स यू ए बूस्ट कि बड़ों का आप में कितना कॉन्फिडेंस है। और मेरे भैया को, क्योंकि वो मेरे एज ए फ्रेंड इन द फैमिली, एंड देन मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने भी, सबने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे फैकल्टी मेम्बर्स जिनसे भी मैंने किसी ना किसी स्टेज पे हेल्प ली, उन सबको। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे करेंगे, है ना? जी सो अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने 3 से 4 फेलियर देख लिए हैं, जी सो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो आप किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए वो बता दीजिए, और कैसे पढ़े, और कोई मैसेज उनके लिए। जी। किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, इसमें पहले तो हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसका सिलेबस हमें वर्ड बाय वर्ड नहीं याद है तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है सिलेबस की डिमांड को देखते हुए। और जो पीवाईक्यूज होते हैं आपको उन पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिकॉज अदरवाइज ये एग्ज़ाम बहुत लेंदी हो सकता है, आपके बहुत सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट हो सकते हैं। तो पहला तो ये ध्यान रखें। सेकेंडली मैं ये कहूँगी खुद को किसी से भी कंपेयर ना करें इस जर्नी में, क्योंकि कोई 10 घंटों में पढ़ रहा है, कोई 4 घंटों में पढ़ रहा है, कोई 20 घंटों में पढ़ रहा है, तो यू नेवर कंपेयर एंड फील द फेलियर कि वो 2 घंटों में कर रहा है, मैं 10 घंटों में कैसे कर रहा हूँ। ये जर्नी सबकी बहुत ही अलग अलग है, और आपको ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। और दूसरा ये है, आप खुद को किसी भी ढांचे में ढाले मत, एज इन कि आपने किसी से सुन लिया कि आरएएस बनने में 4 अटेम्प्ट तो मिनिमम चाहिए, या फिर यूपीएससी क्लियर करने के लिए 2 अटेम्प्ट के बिना तो प्री क्लियर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हु लाइक क्लियर दीज एग्जाम्स इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो ज़्यादा ध्यान सिलेबस, पीवाईक्यूज, डिमांड ऑफ द पेपर पे दे, ना कि अराउंड क्या मिथ्स है कि
कौन कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है या कितने घंटों से कर सकता है, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। ओके, सो मैम ने ये जो भी बातें बताई है ना, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, इनको आप ध्यान से सुने। अगर नहीं सुना है तो एक बार फिर से रिपीट करके सुने, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से मिथ होते हैं कि, जैसा कि मैंने बताया कि 2 अटेम्प्ट में तो आपका प्री क्लियर नहीं होगा। तो अगर किसी के माइंड में ये चीज़ आ गई ना कि 2 अटेम्प्ट में नहीं होगा, तो अगर उसका होना है ना तो उसका होगा भी नहीं, क्योंकि उसके माइंड में वही चीज़ आ जाएगी कि ये ऐसा होता ही नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ों में ना पड़े, खुद को पॉजिटिव, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सो अगर आपको इनकी जर्नी अच्छी लगी हो, इनकी बातें अच्छी लगी हो, इन्होंने आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।